प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। इसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है, इसे प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर का प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये क्या है, एक फोर्स जो है that turns a spinner in the clockwise direction, वो फोर्स जो स्पिनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है is generally used to tighten in it। समझ आया? क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो टाइट करेगा, उसको क्लोज करेगा, ठीक है। The torque at the moment of the force so produced is called clockwise movement. On the other hand, to loosen a nut, to move the nut towards you, the force is applied such that it turns the nut in the anti-clockwise direction as shown in the figure। बात समझो? अच्छा बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी या ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी? ऊपर वाली क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो ये टाइट करेगी और ये लूज करेगी। तो ए टू टाइटन नट इज टर्न क्लॉकवाइज, टू लूजन ए नट तो द नट इज टर्न एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। So on the other hand, to loosen a nut, the force is applied such that it turns the nut in the anti-clockwise direction as shown in the figure 14.13b. The torque at the moment of force so produced is called anti-clockwise movement. A body initially at rest does not rotate. एक body जो initially rest पे हो, वो rotate नहीं करता। आवाज़ है सुनो, ये आपको बड़ी मजे की बात समझाने लगे। क्या बात समझाने लगे? एक बॉडी रेस्ट पे है तो किस पे रहेगी? मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, तो यूनिफॉर्मली रोटेट, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यहां तक कि आप उस पे क्या लगा दे, क्या लगा दे, क्या लगा दे, नेट में रोटेट कर रही है तो क्या लगा दो यार। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि a body at rest will remain at rest, a body in motion will continue to move uniformly in a straight line unless a net force acts on the body। यहां तक कि बॉडी पे नेट फोर्स अमल कर जाए, ठीक है। अब बॉडी जब बॉडी रोटेट कर रही होती है तो रोटेशनल मोशन को कौन चेंज करेगा? फोर्स या इस चैप्टर में के शुरू में बताया फोर्स या फोर्स टॉर्क। तो एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर रोटेशनल वेलोसिटी से तो यूनिफॉर्मली रोटेट न तेज होगी ना आहिस्ता होगी, रोटेट करती रहेगी यहां तक कि उसके ऊपर एक नेट टॉर्क अमल करे और उसकी स्पीड को बढ़ा दे या उसको समझ आ रही है, या उसको कम कर दे। समझ आ, यही कह रहे हैं। The torque at the moment of force so produced is called anti-clockwise. A body initially at rest, सुन रहे हो? एक बॉडी जो रेस्ट पे हो, इब्तदाई तौर पर रेस्ट पे हो, ठीक है, does not rotate, वो रेस्ट पे रहेगी, रोटेट नहीं करेगी। If sum of all clockwise movements acting on it is balanced by the sum of all एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब अगर बॉडी में पैदा होने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर आ जाए तो बॉडी किस पे रहेगी? मतलब नेट टॉर्क बॉडी पे क्या हो? जीरो। क्या हो? जीरो हो। मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ की शॉर्ट फॉर्म बताई थी, किसी को याद है? न्यूटन फर्स्ट लॉ की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? मैथमेटिकल फॉर्म बता दो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी? हाँ, इफ F0 then linear acceleration, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर। अगर टॉर्क नेट जीरो हो जाए तो क्या होगा? रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है ना, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है फॉर द रोटेशनल मोशन। वो लीनियर मोशन के लिए, ये किसके लिए? क्या? अब मेरी बात गौर से सुनना।
फोर्स अपोजिट हो सकती थी ना, टॉर्क कब अपोजिट होगा, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब टॉर्क क्लॉकवाइज बराबर आ जाए टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के, आप इसे इधर लाएं तो टॉर्क क्लॉकवाइज माइनस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नेट टॉर्क, ये नेट है, टॉर्क नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर कोई रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो क्या कह रहे हैं, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डज नॉट रोटेट इफ सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट इज बैलेंस्ड बाय या इज इक्वल टू the sum of all anti-clockwise torques acting on it या movement acting on it. This is known as the principle of movements according to the principle of movements। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है फॉर रोटेशनल मोशन, इसको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहा जा रहा है। डेफिनेशन क्या है, ए बॉडी इज बैलेंस्ड, बड़ी खूबसूरत बात कर, ए बॉडी क्या होगी, इज द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहां पे ये जो कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, आप ये कह दें ए बॉडी इज बैलेंस्ड इफ टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। इतनी सी बात है। If the sum of all torques acting on the body, if the sum of all clockwise torques acting on the body is equal to the sum of, इसका मतलब सम समझते हो कि तमाम टॉर्क्स को आप ऐड कर लो जो क्लॉकवाइज अमल कर रहे हैं, और तमाम टॉर्क्स को आप ऐड कर लो जो एंटी क्लॉकवाइज अमल कर रहे हैं। अगर वो बॉडी पे अमल करने वाले टॉर्क्स का सम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का सम हो जाए 0 हो जाए, तो सम 0 हो जाए मतलब नेट 0 हो जाए तो बॉडी बैलेंस होती है, या दोनों बराबर आ जाए, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, इसको आप उधर ले जाए तो 0 हो जाएगा। ये दो कंडीशन है। इफ द टॉर्क नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी बैलेंस्ड। बॉडी में रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा, बॉडी इंबैलेंस कब होगी, जब उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो, रेलगाड़ी में कभी सफर किए, जब रेलगाड़ी चढ़ी होती है पता चलता चल रही है एक स्पीड से, नहीं पता चलता, समझ आया। लेकिन जैसे वो ब्रेक मारती है तो सारी सवारियां, जैसे वो रेस देते हैं सारी सवारियां पीछे, लेकिन एक ही स्पीड से चलती रही तो आप जैसे आप बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे बातें कर रहे होते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। इसी तरह एरोप्लेन के अंदर जाकर कहते हैं प्लीज सीट बेल्ट बांध लें, एरोप्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया है, कहते नहीं कहते। तो जब उतरने लगता फिर भी कहते हैं प्लीज सीट बेल्ट बांध लें और बैठ जाए, खड़े ना रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेशन मतलब रुकना होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब आपकी बॉडी चाहेगी कि हवा में उड़ती उड़ती आगे जाए, लेकिन जहां ने तो रुकना, समझ आया नहीं यार। तो फिर रुकने के लिए क्या चाहिए, डिसेलरेशन चाहिए। आपकी बॉडी नशे की वजह से आगे तो कहता है सीट बेल्ट बांध लो, उसका फायदा क्या होगा कि आप गिरोगे नहीं। क्लियर हुआ? सो दीज आर द रूल्स ऑफ फिजिक्स। लेकिन रोटेशनल मोशन में अब एक बॉडी रोटेट कर रही है, देखें एक तो बात यह है कि आप किसी बॉडी पे लगाते हैं फोर्स, सुनना गौर से, ये आपने फोर्स लगाई, दूसरी फोर्स इधर आ गई। मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, दोनों सेम बॉडी पे अमल करें और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो, तो फिर फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, अगर बॉडी पे दो फोर्सेस अमल करें, दोनों सेम बॉडी पे अमल कर रही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये क्या कर देंगी, बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। अब इसका टॉर्क कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका भी कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का टॉर्क एडअप हो जाएगा और बॉडी घूमेगी। आप समझे नहीं समझे? अब मैं इसके सामने एक फोर्स लगा दूं, इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज,
एक फोर्स इसके सामने लगा दूं, इसका भी क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी का हो जाएगा 0। इसका टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस करेगा, इसका टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस करेगा, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा 0, बॉडी फिर बैलेंस होगी। अगर बॉडी रेस्ट पे भी है तो ये ना कहे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। हो सकता है कि बॉडी पे अमल करने वाली फोर्सेस बॉडी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। बॉडी रहे तो वहां पे, जैसे पंखा है, बॉडी रहे तो वहां पे, लेकिन क्या कर रही हो, रोटेट करना शुरू कर। ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, ऐसे करेगी ना। तो फोर्सेस जरूरी नहीं है कि अगर दो सेम फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो बैलेंस कर देंगी। तीसरी बात भी है कि अगर दोनों एक ही लाइन पे लगेंगी तब बैलेंस करेंगे, तब बैलेंस करेंगे ना। अब बैलेंस करेंगे, अब बैलेंस नहीं करेंगे बल्कि टॉर्क पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे, और बॉडी बैलेंस नहीं होगी, फिर बॉडी रोटेट करेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर द रोटेशनल मोशन है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। if the net torque acting on a body is 0, ठीक है, then the rotational acceleration alpha for body is 0। तो बॉडी को, अब देखिए ये कप है, इसमें मैं एक फोर्स इधर लगाऊंगा, दूसरी इधर लगाऊंगा, तो कप रोटेट नहीं करेगा। तो क्या कप रेस्ट पे है, नहीं है रेस्ट पे, रोटेट कर रहा है, घूम जाएगा, उसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि पहली बात तो बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो, और दूसरी बात नेट टॉर्क 0 हो, तो तब बॉडी कंप्लीटली किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अदरवाइज बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, कंप्लीटली बैलेंस्ड, दो बातों का पूरा होना जरूरी है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉर द रोटेशनल मोशन ऐसे कहा जाएगा कि द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, जो कि क्लॉकवाइज है, वो बराबर आ जाए किसके, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, उन दोनों के बराबर आ जाए, या दोनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो बॉडी किस में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, या बॉडी बैलेंस्ड होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। नहीं समझे, बोलो भाई। ये था, a body is balanced, a body will retain its state of motion। अगर उस पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए, या sum of all clockwise torques acting on the body is equal to sum of all anti-clockwise torques acting on the body। क्लियर हुआ? हाँ, मोमेंटम नहीं, मूवमेंट। आप ये भी कहते हैं if the sum of ना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स स्टेट्स दैट, जो मूवमेंट्स का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि if sum of all clockwise torques acting on the body is equal to the sum of all anti-clockwise torques acting on the body, then the body is said to be balanced। बॉडी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी, बॉडी में रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। इसको ये भी कह सकते हो if net torque acting on a body is 0। ये दो बातें लिख दो मैथमेटिकली, कैसे, ऐसे। फोर्सेस में आप कहते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, टार्क कब होंगे, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब अपोजिट होंगे ना, इसलिए कह रहे हैं। कैन ए स्मॉल चाइल्ड प्ले विद ए फैट चाइल्ड, क्या एक छोटा बच्चा मोटे बच्चे के साथ खेल सकता है? सुन तो लो, क्यों नहीं खेल सकता, सुन तो लो, फिजिक्स आती होगी तो खेल लोगे। कैन ए स्मॉल चाइल्ड, क्या एक छोटा बच्चा प्ले खेल सकता है विद ए फैट चाइल्ड, एक मोटे बच्चे के साथ, ऑन द सी सॉ, किस पे, एक्सप्लेन हाउ, बताइए कैसे। सुन तो लो, सुन लो। ये कब खेल सकता है? अगर बड़े बच्चे का जो टॉर्क है वो छोटे बच्चे के टॉर्क के मैग्नीट्यूड में बराबर हो, तो डायरेक्शन में अपोजिट हो। बड़ा बच्चा जो मोटा बच्चा है उसका वेट ज्यादा होगा, आप उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब बिठा दो, मोमेंट आर्म छोटा कर दो। छोटे बच्चे को एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर बिठा दो,
मोमेंट आर्म बड़ा कर दो। मोमेंट आर्म बड़ा करने से टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, मोमेंट आर्म छोटा करने से आप इसका वेट ज्यादा, इसकी फोर्स ज्यादा, इसकी फोर्स कम है। तो आप कैसे कंपनसेट कर सकते हैं कि आप इसका मोमेंट आर्म बढ़ाकर टॉर्क बढ़ा डालो और इसका मोमेंट आर्म छोटा करके टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका वेट और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट एक टॉर्क देगा, इसके वेट और इसके मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट भी एक टॉर्क देगा। तो ये दोनों अब आप इसको करीब करते जाएं तो इसका टॉर्क कम होता जाएगा, इसको दूर करते जाएं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका टॉर्क एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर इसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या हो जाएंगे, इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और इसका क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपने कहना यस, a small child can play with a fat child on the seesaw if the movement arm of the fat child is small, ठीक है, and the movement arm of the small child is large, clear हुआ, such that the torque produced by the fat child is equal to the torque produced by the small child। नहीं समझ रहे तो कह सकते हैं Two children are sitting on the seesaw, दो बच्चे शीशे पे बैठे हुए हैं, such that they cannot swing, वो झूला नहीं ले सकते, ऊपर नीचे होते हैं ना। What is the net torque in this situation? अगर वो झूला नहीं ले सकते, नहीं समझे, तो तब नेट टॉर्क क्या होगा, है ना, बैठे हुए तो बैलेंस्ड है, तो नेट टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर आ गया। यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है। और ये भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से आपने पता किया कि अगर मोटे बच्चे का जो टॉर्क है वो छोटे बच्चे के टॉर्क के बराबर आ जाए। और टॉर्क में खूबसूरत चीज ये है कि जिसका वेट, मतलब जिसकी फोर्स ज्यादा है, वेट ये है जिसकी वजह से फोर्स लगेगी सीधा में, तो जिसका वेट ज्यादा है उसका मूवमेंट आर्म छोटा कर दो, टॉर्क कम हो जाए, और जिसका वेट कम है उसका मूवमेंट आर्म बढ़ा डालो, उसका टॉर्क बढ़ जाए, तो दोनों का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। तो जो बड़ा बच्चा वो करीब बैठ के झूले ले ले, छोटा बच्चा दूर बैठ के झूले ले, दोनों झूले ले ले, क्योंकि अगर शहरों में झूले लेने ही लेते हैं तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आगे चले। ये ऐसा भी हो सकता है कि छोटा बच्चा अपनी तरह के दो बच्चे ले आए, दो छोटे बच्चों को एक जगह पे बिठा दो और मेरी तरह के मोटे बंदे को एक जगह पे बिठा दो। मैं मोटा हूं, क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा हूं, मेरे मोटापे की आपने तस्वीर कर डाली। आगे चले तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को बेटा, इसका जवाब आपने लिखकर मुझे चेक करवाना, ठीक है, ये मैंने आज आपको बता। अल्लाह क्या खूबसूरत न्यूमेरिकल है, वाह वाह क्या बात है इस न्यूमेरिकल की, कसम से क्या सदके जाऊं इस न्यूमेरिकल, ये पेपर में भी आ जाना। इसको वी 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 आई पी लिखवाया करते थे हमारे टीचर्स। अब मेरे टीचर जो बात कहें मेरे सरांगों पे नहीं समझे, आपके दादा उस्तादों ने जो बातें कही हैं आपके काम की, मुझे लगता है नहीं होगी तो फिर बेटे ठोकर ही खाओगे। बात समझ आ गई है? अब जरा इस बात को, इस पे भी क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्या लगेगा, ये प्रॉब्लम भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब आपको पता क्या देंगे न्यूमेरिकल, चलो मैं भी देता हूं आपको। अगर छोटे बच्चे का डिस्टेंस जो है सीसा पे 5 मीटर हो जाए, ठीक है, छोटे बच्चे का वेट क्या, छोटे बच्चे का वेट क्या 40 न्यूटन, बड़े बच्चे का वेट क्या 100 न्यूटन। तो बताएं बड़े बच्चे को कहां बैठना पड़ेगा कि वो दोनों झूले ले सके। छोटे बच्चे का वेट भी पता है और मोमेंट आर्म भी पता है, तो उसका निकल जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क या नहीं। बड़े बच्चे का सिर्फ क्या पता है, वेट पता है, मोमेंट आर्म नहीं पता, तो उसको कह दो एक्स है, आर है, R2 है, तो क्या लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाओ, R2 को इधर रहने दो और उसके वेट से वहां जाके डिवाइड करके R2 निकाल लो। नहीं समझ आया? अब मैं पहले आपको ये न्यूमेरिकल करवाता हूं ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्लियर है? सो चलो जी काम शुरू करते हैं।
ए मीटर रॉड क्या होती है? एक पेंची टेप नहीं मेरा बच्चा, मीटर रॉड क्या होती है? एक रॉड होती है जिसके ऊपर मीटर के दो निशान लगे होते हैं और उनका दरमियानी डिस्टेंस क्या होता है? 1 मीटर। तो ये मीटर रॉड तो आपकी लैब में भी है, तो इंशाल्लाह लकड़ी पे, ठीक है, ये मीटर रॉड है। अच्छा मुझे ये बताओ, मीटर रॉड का जो सेंटर है वो कितने सेंटीमीटर पे होगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो उसका सेंटर कहां पे होगा? 50 पे। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे लायक हो गए सारे के सारे। आगे चलूं और से सुनना, इधर 50 सेंटीमीटर, ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अब समझ आ गया? 50 इधर, 50 इधर। ए मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट द इट्स मिडल। अब समझ आ गया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां पे? 40 नहीं था, 50 सेंटीमीटर। ओ यहां पे 50 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पे भी 50 सेंटीमीटर और यहां पे भी। As shown in the figure 4.15, the block of weight 10 Newton is suspended at the point B. इसका वेट कितना? बी वाले का वेट कितना? ये फोर्स है असल में, है ना, जो बी पे लग रही है। सुन रहे हो ना? ये छोटा बच्चा बैठा हुआ यार, इस सस्पेंडेड एट बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो इसका मोमेंट आर्म कितना आ जाएगा? वेट नीचे को खींच रहा है ना, ये फोर्स है, जो वेट फोर्स है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करे, ठीक है। इसका मोमेंट आर्म कितना हो गया? यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट। आपने इसका वेट फाइंड करना एट पॉइंट ए। अगर ए का ओ से डिस्टेंस कितना हो जाए? 25 सेंटीमीटर। तो क्या किया, ये वाला ब्लॉक जो है कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? किधर को घुमाएगा? अगर ये इसको नीचे खींचे तो किधर को घूमेगा? कौन सी रोटेशन है? इस फोर्स से कौन सी रोटेशन पैदा होगी? ये वाली ना, इस क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया? अब मैं डाटा लिख रहा हूं, और से सुन लेना। मैं इनमें से किसी एक को W1 क्या दूंगा, दूसरे को W। तो मैंने पहले ही ना जो B वाला वेट है, मैंने A वाले को W1 कहा होगा। ये मैं बना रहा हूं दोबारा से। यहां पे वेज रखा हुआ, इसको वेज कहते हैं। ओ ए ये कितने सेंटीमीटर? इसके मोमेंट आर्म को हमने L1 ले लेते, ठीक है, और इसके मोमेंट आर्म को हम लोग L2 ले लेते, ठीक है, और इसको W2 ले लेते। समझ आ नहीं यार? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारे काम आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लियर हुआ? W2 10 न्यूटन है और L2 कितना जी? उसका मोमेंट आर्म कितना? 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ B इज 40 सेंटीमीटर। ये लिखो फ्रॉम वो, तो ये 40 सेंटीमीटर। तो यहां फौरन आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इसको मैंने फौरन किस में चेंज करना है? मीटर में। अब आ जाएगा क्या? L1, ये वाला डिस्टेंस, ये 25 सेंटीमीटर। ऐसा ये 20 है, 25 सेंटीमीटर। लो जी, तो क्या करेंगे अब आपने W1 निकालना बैलेंस करने के लिए, ये फायदा है इसका। अब गौर से सुनना सॉल्यूशन। क्या लिखूं यहां पे? क्या लिखूं यहां पे? बाय अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
मोमेंट्स। ठीक है, लिख दूं यहां पे। ये बैलेंस कब होगा? जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के हो जाएंगे अबाउट ओ बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या होना चाहिए? टॉर्क क्लॉकवाइज तब बॉडी क्या होगी? बैलेंस होगी। अब टॉर्क क्लॉकवाइज कौन पता करेगा? W2 या W1? ये क्लॉकवाइज रोटेट कर और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे? W2 टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स, याद रखना, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। अब आपकी फोर्स तो वेट है, तो फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म W2 मल्टीप्लाई L2 और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज क्या? W1 मल्टीप्लाई L1। तो मुझे क्या निकालना पता है? और मेरा बच्चा W1 निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट W1 किसके बराबर आ जाएगा? L1। अब W1 एज इट इज, ये कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? ठीक है, 5 5 द 25, 8 5 द 40, 5 1 द 5, 5 2 द कितना आ गया? 16। अब अगर इस बॉक्स की जगह पे बड़ा बच्चा होता, निकाल लेते ना उसका वेट, नहीं समझ आया? अब अगर ये W1 आपको दे तो कहते नहीं L1 निकालो, निकाल सकते थे, मुश्किल है कोई नहीं। तो बच्चे ये आपका रिजल्ट आ गया, और याद है किसी को मसला हो तो मुझसे पूछो। नहीं तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मैस। बताइए जरा सेंटर ऑफ मैस क्या होता है? मेरे बच्चों वी विल टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मैस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको मैंने समझा दिया सब, इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ये देखो मैंने अभी कहा था ना, विकेट के नीचे फोर्स लगेगी तो यू रोटेट करेगी, ये सेंटर ऑफ मास की रोटेट करेगी। ऊपर फोर्स लगेगी तो सेंटर ऑफ मास की रोटेट करेगी। जब फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगी तो फिर ये विदाउट रोटेशन सीधा आगे जाएगी। अब बात समझ आई? तो ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, या बाहर भी हो सकता है, जिसके गिर्द बॉडी का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यकसा तौर पर मुंतसिम होता है। ये वो वाला पॉइंट जिसके गिर्द क्या होता है, किसी से आप चेक कर ले, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। बात समझ आ रही है मेरी? नहीं आ रही? सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर मौजूद वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मुनक़सिम होता है, बिखरा हुआ होता है। जैसे सर्कल का सेंटर है ना, तो बाउंड्री पे मौजूद तमाम पॉइंट्स तो उसके फासला क्या होगा? बराबर होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है, इसके गिर्द बॉडी का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इशू किसी क्लियर हो गया? इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं।